अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर आज का हमारा 12वां लेक्चर है और इसको हम स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने पिछली क्लास में छोड़ा था। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें कुछ क्लियर कर दूँ। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझे ईमेल किया और मैसेज भी किया कि आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाह रहे हैं यूजिंग ज़ूम और गूगल मीट्स और जो भी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। तो मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड हैं उसमें, लेकिन मैं अभी से एक बात बिल्कुल शुरू में क्लियर कर दूं कि मेरा पैटर्न यही रहेगा जो अभी है, उसको मैं चेंज नहीं करूंगा। ठीक है। उसकी वजह ये है कि देयर इज़ नो नीड फॉर ज़ूम। उसमें ज़्यादातर लोग ऑनलाइन नहीं हो सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 25 लोग होंगे या 20 लोग होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसमें फिर उसका भी इशू होता है, किसी को आवाज़ नहीं आएगी, कोई टाइम पे नहीं आएगा, और वही वाली बात है कि फिर LMS पे हम उसको अपलोड करेंगे और बाद में लोग देखेंगे तो आई डोंट नो कि वो कितना इफ़ेक्टिव होगा। तो जो अभी तरीका है ये ज़्यादातर लोगों के लिए सूटेबल है, तो मैं इसी को फॉलो करूँगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई प्रॉब्लम है तो अपने CR से कहें कि कोई टाइम अरेंज करें, मुझसे पहले बात कर लें, वीक में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा जब भी आप चाहें, तो मैं उस टाइम आपको ज़ूम पे ऑनलाइन होकर आपके सारे क्वेश्चन्स आंसर कर दूंगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा हो कि नहीं समझ आ रहा हो तो फिर मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, मैं ईमेल पे आपको रिस्पॉन्स करूँगा। ठीक है। आप में से अब प्रॉब्लम ये है ना कि आप इस किस्म की क्लासें जो मैं आपको वीडियोज़ अपलोड करके देता हूँ उसमें मेरे ख़्याल में आप लोगों को तकलीफ़ इसलिए है क्योंकि लेक्चर्स काफ़ी बड़े बड़े हैं और आप काम के आदी नहीं हैं, तो इस वजह से शायद आपको थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है। लेकिन ये याद रखें कि आपको तकलीफ़ होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप फेल हो जाएंगे। कोई इतना बड़ा मसला तो नहीं है, और काम करेंगे तो फेल नहीं होंगे। तो जब आपके CR साहब सारा दिन PUBG खेल रहे होते हैं तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आप पास होंगे। एंड दिस इज़ अ वेरी क्लियर वार्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। ठीक है। तो बाकी आप फिर सोच लें कि इसके साथ, इस सब्जेक्ट के साथ आपने क्या करना है। अच्छा जी, चलें, इतनी वो काफ़ी है ना, फिर इसके बाद वो मैं आपका टाइम इन चीज़ों पे ज़ाया नहीं करना चाह रहा। चलें, आप में से एक मेरे ख़्याल में उनका मुशाहिद हुसैन नाम है, उन्होंने मुझे ईमेल की थी और उन्होंने कहा था कि उनका एक क्वेश्चन था कि हमने एक चीज़ डिस्कस की थी, कैशे और बफ़र। तो उन्होंने कहा था कि इसमें कैशे और बफ़र में क्या फ़र्क है। अगर मैं आपको उनका एग्जैक्ट क्वेश्चन समझाऊं तो उन्होंने कहा था कि इधर ये देख लें, उन्होंने कहा था कि बफ़र स्टोर्स और होल्ड्स द एक्चुअल कॉपी ऑफ द डेटा एंड कैशे होल्ड्स द कॉपी ऑफ द ओरिजिनल डेटा। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, इस बात का क्या मतलब है, तो इसके समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा इस एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। अच्छा, इसका आंसर ये है कि देखें, आपके पास फ़र्ज़ कर लें ये एक CPU है और ये एक IO है, इनपुट आउटपुट है। तो हमने ये कहा था कि जब आपका CPU किसी रैम से कोई डेटा उठाता है तो इसके साथ एक छोटी सी मेमोरी होती है जिसको कैशे कहते हैं, और ये कैशे असल में होल्ड करती है कुछ वैल्यूज़ को। और CPU आपके लिए, देखें, हम जब भी CPU से जितना दूर होते जाएंगे उतना ही आपका CPU इनएफिशिएंट होता जाएगा। तो इस वजह से हमें हमारा डेटा जो है इट हैज़ टू बी वेरी वेरी नियर टू द CPU। जितना वो CPU के नज़दीक होगा उतना ही वो आप जल्दी से उसको वो कर सकेंगे, उसको मतलब प्रोसेस कर सकेंगे। ठीक है। अगर इसके अंदर मैंने बताया था कि इस CPU के अंदर छोटे छोटे रजिस्टर्स होते हैं और वो सबसे तेज़ मेमोरी है। वो सबसे तेज़ इसलिए है क्योंकि वो आपके प्रोसेसर के सबसे करीब मेमोरी है। उसके बाद की फिर नज़दीक मेमोरी आपके पास कैशे है, और उसके बाद की नज़दीक मेमोरी फिर आपके पास रैम है। तो बात यह है कि जब भी आप कोई डेटा CPU के अंदर ले जाना चाहें तो आप उसको अगर CPU को वो किसी रजिस्टर में मिले तो वो सबसे जल्दी प्रोसेस होगा, अगर कैशे में मिले तो फिर थोड़ा सा स्लो होगा, और अगर रैम में मिले तो फिर उससे भी स्लो होगा, और अगर उसको IO के साथ जाना पड़े तो वो सबसे फिर स्लो होगा। समझ आ रही है। तो इस वजह से, या अगर किसी हार्ड डिस्क से अपने डेटा उठाना हो तो वो भी स्लो होगा। तो अब बात ये है कि क्वेश्चन ये था कि आपका जो डेटा है इट होल्ड्स द कॉपी ऑफ द वैल्यू एंड बफर होल्ड्स द क्या कहते हैं द ओरिजिनल वैल्यू। तो इसमें क्या फ़र्क है, या एक्चुअल वैल्यू।
देखिए फ़र्क ये है कि जब अगर रैम CPU चाहे कि मैं रैम से कोई डेटा उठाऊं, तो फ़र्ज़ कर लें ये 1 और ये 2 ये दोनों चाह रहे हैं कि ये CPU के अंदर जाए, तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये 1 यहाँ कॉपी कर देगा और ये 2 यहाँ कॉपी कर देगा। याद रखें इसको हम कैशे कह रहे हैं, ठीक है ना। दिस इज़ द कैशे ऑफ द प्रोसेसर। तो ये आपका जो प्रोसेसर है वो 1, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 1 और 2 को यहाँ कैशे में कॉपी कर देगा, लेकिन इस 1 और इस 2 को यहाँ से डिलीट नहीं करेगा, ठीक है। ये यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि कल को अगर ये कैशे फ़र्ज़ कर लें ये 3 और 4 उठ के यहाँ चले जाएं, तो फिर ये 1 और 2 तो हट जाएंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे, और अगर दोबारा से हम 1 2 लाना चाहें तो फिर हमारे पास यहाँ पर इनकी एक कॉपी पड़ी होगी, तो हम फिर इन दोनों को वापस ला सकते हैं। तो दैट्स वाई वी कॉल कि वी से कि कैशे में जो भी चीज़ पड़ी हो वो डुप्लीकेट होती है, वो एक्चुअल ओरिजिनल कंटेंट नहीं होता, ठीक है। यानी ये 1 को हम कॉपी करते हैं यहाँ पर और फिर 1 रहने देते हैं, इसको डिलीट नहीं करते। 2 को हम यहाँ से कॉपी करते हैं कैशे में, लेकिन इस 2 को हम डिलीट नहीं करते। तो ये बेसिकली हम इस 1 और 2 की कॉपीज़ या डुप्लीकेट्स बनाकर हम यहाँ रख देते हैं और इसको डिलीट नहीं करते, फ़िलहाल इसको डिलीट नहीं करते। और इसके चेंज या इसमें एक मसला फिर ये आता है कि फ़र्ज़ कर लें यहाँ पर इस कैशे में या इस रैम में फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2 3 बन जाए, तो फिर और यहाँ पर ये 2 होगा, यहाँ पर ये 3 होगा, तो फिर इन दोनों में मैचिंग वगैरह किस तरह से होगी। तो इसमें हम एक चेंज बिट होता है उसको फ़िलहाल हम डिस्कस नहीं करते, लेकिन आपकी कैशे को पता चलता है कि ये ओरिजिनल डेटा चेंज हुआ है कि नहीं हुआ अंदर रैम में, ठीक है ना। तो लेकिन कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम ओरिजिनल डेटा ज़ाया नहीं करते, यहाँ जो 2 पड़ा हुआ है एग्जैक्टली यही चीज़ यहीं पे भी पड़ी होती है और ये रैम से हम डिलीट नहीं करते। तो कैशे के अंदर जो भी कोई चीज़ पड़ी हो इट इज़ डुप्लीकेट और कॉपीड एंड नॉट ओरिजिनल चीज़ नहीं होती, ये कॉपी वाली चीज़ होती है। अच्छा, कमिंग टू द बफ़र। अब आईओ के साथ कैशे नहीं होते, आईओ के साथ बफ़र्स होते हैं, ठीक है। बफ़र इज़ अ टाइप ऑफ कैशे। ये याद रखें कि बफ़र और कैशे ऑलमोस्ट इंटरचेंजेबली यूज़ हो सकते हैं, लेकिन यूजुअली ये होता है कि जब हम बफ़र में कोई चीज़ कॉपी करते हैं तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये 3 और 4 हम यहाँ से यहाँ कॉपी कर देते हैं, तो फिर रैम पे ये लाजमी नहीं है कि ये 3 और ये 4 यहाँ रखे, ये 3 और 4 यहाँ से कट पेस्ट कर देता है, यहाँ से कट पेस्ट कर देता है 3 और 4। तो अब बात ये है कि जब हम कोई चीज़ बफर में कॉपी करते हैं तो इट इज़ द ओरिजिनल थिंग, इट इज़ द ओरिजिनल वैल्यूज़, इट इज़ नॉट डुप्लीकेट ऑफ द वैल्यूज़। और जो चीज़ हम उसमें कैश वगैरह में कॉपी करते हैं देन इट्स नॉट द ओरिजिनल वैल्यूज़, दे आर द डुप्लीकेट वैल्यूज़, ठीक है। तो कैश और बफर में असल में ये फ़र्क है। आई होप इसकी समझ आई होगी, ठीक है एक ही चीज़ ही, दोनों टेम्प्रेरी लोकेशंस हैं। ये 3 और ये 4 इवेंचुअली ख़त्म होंगे, ये बंद होंगे, लेकिन जब आप कोई चीज़ बफर में कॉपी करते हैं तो फिर रैम उसको इधर से हटा देता है ताकि बाकी की चीज़ें इसमें एंटर हो सके। लेकिन अगर रैम प्रोसेसर के साथ बात कर रहा है और कोई चीज़ कैशे में कॉपी कर रहा है तो फिर ये एक कॉपी अपने साथ रखता है, क्योंकि प्रोसेसर को शायद दोबारा भी इस 1 और इस 2 की ज़रूरत पड़े। लेकिन आईओ जब 3 और 4 को एक दफ़ा प्रोसेस कर ले तो ज़रूरी नहीं है कि फिर 3 और 4 इसको दोबारा से ज़रूरत पड़ेगी। तो दैट्स वाई इट इज़ द ओरिजिनल वैल्यूज़, बफर kept the original values and cache holds the duplicate values or the copied values, ठीक है। होप इसकी समझ आई होगी। चलें लेट्स कम टू द स्लाइड्स, ठीक है। इसमें हमने कल जो चीज़ लास्ट डिस्कस की थी वो मीडियम टर्म शेड्यूलर्स थे, और इसमें हमने ये कहा था कि हमारे पास असल में इस चैप्टर में जो भी कुछ हमने पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लें ताकि आप एक दफ़ा याद आ जाए। इसमें हमने फ़िलहाल सिर्फ 2 चीज़ें पढ़ी हैं कि प्रोसेस के कॉन्सेप्ट्स, प्रोसेस क्या चीज़ है और उसकी शेड्यूलिंग क्राइटेरियाज़ क्या हैं, शेड्यूलर्स क्या हैं, कितने टाइप्स ऑफ शेड्यूलर्स हैं, शेड्यूलिंग किसे कहते हैं एंड सो ऑन। तो इसमें हमने बेसिक्स में हमने प्रोसेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, फिर इसमें स्टैक क्यू का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, फिर प्रोसेस के स्टेट्स पढ़े थे कि कौन कौन से हैं। इसके अलावा हमने अगर आपको याद हो तो ये स्टेट्स डायग्राम के थ्रू समझा था कि इसमें स्टेट्स किस तरह से मैनेज होते हैं। इसके अलावा हमने फिर पीसीबी की डिस्कशन की थी, और कल फिर हमने कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की बात की थी कि कॉन्टेक्स्ट किस तरह से स्विच होते हैं, और लास्ट में हमने कुछ थोड़ा थ्रेड्स के बारे में पढ़ा था। और जब हम इसमें हमने ये पढ़ा था कि आपका जो लिनक्स के अंदर प्रोसेस का वो होता है रिप्रेजेंटेशन, वो डब्ल्यू लिंक लिस्ट के थ्रू होती है। इसके बाद शेड्यूलिंग की थोड़ी सी बात की थी कि इसमें हमारे पास प्रोसेस शेड्यूलर होता है जो कि आपके लिए जॉब्स वगैरह मैनेज करता है। इसके फिर 3 टाइप्स होते हैं। एक को हम इसमें क्यूज़ वगैरह बनते हैं कि आपके पास रेडी क्यू है और
आईओ के क्यूज़ होते हैं, आपके पास डिवाइसेस के क्यूज़ होते हैं, तो मल्टी लेवल क्यूज़ होते हैं जिसके थ्रू आप मल्टीपल जॉब्स को एक ही प्रोसेस से मैनेज करते हैं। फिर शेड्यूलर्स की थोड़ी सी बात की थी कि हमारे पास शॉर्ट टर्म शेड्यूलर्स हैं, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर्स हैं और मीडियम टर्म शेड्यूलर्स हैं। यहाँ पर हम आकर हमने बात ख़त्म की थी और आज का जो काम है वो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास मल्टीटास्किंग वगैरह मोबाइल में किस तरह से होती है। तो आजकल आप स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं, आपको पता है कि आप एक ही वक्त में काफ़ी सारे ऐप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी फ़र्ज़ कर लें आपने बैकग्राउंड पे म्यूज़िक लगाया हुआ है और फोरग्राउंड पर जो प्रोसेसेस रन हो रहे हैं उसमें आप पिक्चर्स देख रहे हैं या फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ गेम वगैरह खेल रहे हैं या जो भी कुछ कर रहे हैं। तो इसमें बात यह है कि जब आप कोई मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं तो उसमें आपके पास कुछ चीज़ें फोरग्राउंड में होती हैं यानी फ्रंट पे होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि बैकग्राउंड में होती हैं, ठीक है ना। तो जो बैकग्राउंड प्रोसेसेस हैं वो उनको बेसिकली सर्विसेज कहते हैं और उसमें जब यानी इसमें फिर आपके पास हमने बताया था कि हमारे पास मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स दो हैं, एक iOS है और एक एंड्रॉयड है। तो इन दोनों का बिहेवियर डिफरेंट है। ये स्लाइड्स जो है ये 2013 के लिए अपडेटेड हैं, तो इसमें शायद उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। आजकल के जितने मोबाइल्स हैं तो वो सारे बैकग्राउंड सारा सपोर्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन जो अर्ली ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे जो iOS 4 का जो ऑपरेटिंग सिस्टम था, अभी iOS 11 है कि 12 है आई डोंट नो, लेकिन उसमें जो 4 वर्जन था तो वो आपको अलाउ नहीं करता था कि वो मल्टीपल प्रोसेसेस को रन करे एट द सेम टाइम, ठीक है। उसमें ये होता था कि जो प्रोसेस जब आप एक ऐप लगाते तो वो रन हो जाता था, लेकिन बाकी के जो प्रोसेसेस हैं तो वो रन नहीं होते थे। जब वो बैकग्राउंड में चले जाते थे तो वो मतलब सस्पेंड हो जाते थे, वो स्लीप हो जाते थे। आप एट द सेम टाइम सिर्फ एक ऐप को इस्तेमाल कर सकते थे। तो बात ये है कि और जो सिंगल या प्रोसेस है या फोरग्राउंड प्रोसेसेस हैं तो वो सिर्फ आपका इतना काम कर सकते हैं कि वो आपके लिए एक सेकेंड, अच्छा जी। तो अब बात यह है कि उसमें हम जो पहले प्रोसेसेस होते थे तो उसमें जो सिंगल या फोरग्राउंड प्रोसेस होता था तो उसमें सिर्फ आपको यूज़र इंटरफेस नज़र आता था, उसके साथ आप बात कर सकते थे और जो बाकी के प्रोसेसेस हैं वो सारे बैकग्राउंड में होते थे और वो मेमोरी के अंदर होते थे और वो आपको नज़र नहीं आ सकते थे। लेकिन आजकल के जो एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं या जो नए स्मार्टफोन्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो बैकग्राउंड सर्विसेज को भी सपोर्ट करते हैं, फोरग्राउंड सर्विसेज को भी सपोर्ट करते हैं। उसमें यूज़र इंटरफेस नहीं होता बैकग्राउंड प्रोसेसेस में, लेकिन आप उसके साथ बात कर सकते हैं और मल्टीपल, चूँकि मेमोरी ज़्यादा हो गई है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, काफ़ी सारी इंप्रूवमेंट आ गई है, तो उसमें अब मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स और मल्टीपल जो ऐप्स हैं वो एट द सेम टाइम मोबाइल में भी रन हो सकती हैं। तो मोबाइल अचीव्ड मल्टीटास्किंग वेरी रोबस्टली, वेरी एफिशिएंटली, ठीक है। ये थोड़ी सी पुरानी स्लाइड है, इसमें इंक्लूडेड है, लेकिन इसको अगर आप किसी दूसरी जगह से पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा जी, आज का जो मेन टॉपिक है वो है ऑपरेशंस ऑन प्रोसेसेस, और अगर आप स्लाइड्स के शुरू में देख लें तो चैप्टर 3 प्रोसेसेस का जो तीसरा काम है वो ये है कि ऑपरेशंस ऑन प्रोसेसेस, कि हमारे पास कौन कौन से ऑपरेशंस हैं कि हम प्रोसेसेस पे कर सकते हैं। तो अगर इस बात का मतलब क्या है कि हमारे पास अगर एक प्रोसेस है तो हम उस एक प्रोसेस पर क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि हम किसी प्रोसेस को क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि हम उसको बंद कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तीसरी ये है कि इसके चाइल्ड क्रिएट हो सकते हैं, ये सस्पेंड हो सकता है, बैकग्राउंड में जा सकता है, इसके ऑर्फन्स होते हैं, इसमें ज़ॉम्बी प्रोसेसेस होती हैं, और भी काफ़ी सारी डिटेल है इसकी। तो ये अभी थोड़ी देर में वो होगी, आपके सामने आएगी, ठीक है। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि आपको प्रोसेस की क्रिएशन सिर्फ इस जगह से इस जगह तक बताई गई है, एंड इट इज़ इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड दिस स्लाइड विदाउट गिविंग यू डिटेल्स, ठीक है। तो बात ये है कि इसको समझने से पहले ये जो यहाँ जो कुछ लिखा हुआ है इसको समझने से पहले आप इस डायग्राम कह लें कि इसको ज़रा समझ लें कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आपके जो हम लिनक्स में इसीलिए हैं क्योंकि आपको मैं अभी थोड़ी देर में एक एग्जांपल दूंगा तो फिर आपको उसकी ज़्यादा समझ आएगी। हमारे पास लिनक्स में जितने प्रोसेसेस हैं तो वो ट्री की स्ट्रक्चर में होते हैं। आपने डेटा स्ट्रक्चर में शायद ट्री पढ़ा होगा,
तो ट्री का जो डेटा स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होता है कि उसका एक रूट नोड होता है और इसके फिर चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है। अब ये एक इसका पेरेंट नोड है और इस पेरेंट के 3 चाइल्ड हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। और आपके पास फिर ये 3 जो हैं इनको सिबलिंग्स कहते हैं, ये सिबलिंग्स हैं, और इसके फिर फर्दर चिल्ड्रन हैं। तो इन दोनों के लिए पेरेंट ये है और इन तीनों के लिए पेरेंट ये है, ठीक है। तो जो लिनक्स में जितने भी प्रोसेसेस हैं वो सारे ट्री डेटा स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज होते हैं, ठीक है। जब आप अपना सिस्टम ऑन करते हैं तो एक प्रोसेस रन होता है जिसको SCHELD कहते हैं, शेड्यूल, ठीक है। और उसका जो प्रोसेस आईडी है वो 0 होता है, उसका प्रोसेस आईडी 0 होता है, ठीक है ना। वो सबसे पहला प्रोसेस होता है, उसका काम शेड्यूलिंग है असल में। तो जो शेड्यूलर वाला प्रोसेस है वो सबसे पहले रन होता है और उसकी प्रोसेस आईडी 0 होती है। शेड्यूलर क्या करता है, शेड्यूलर आपके लिए ये एक प्रोसेस बना देता है इनिट का। इनिट मतलब इनिशियलाइज का एक प्रोसेस बना देता है और उसको प्रोसेस आईडी असाइन कर देता है 1। ये लिनक्स की बात हो रही है, ठीक है। इनिट एक प्रोसेस है जिसको आईडी असाइन हो जाती है 1 और इनिट फिर रिस्पॉन्सिबल है कि ये आपके बाकी के सारे प्रोसेसेस को क्रिएट करे। समझ आ रही है। फिर कुछ को ये क्या आईडी असाइन करेगा, कुछ को क्या असाइन करेगा, कुछ को क्या, और फिर वो फर्दर अपने चिल्ड्रन बनाते जाएंगे। लेकिन इन सब का जो बिल्कुल पेरेंट है, सबसे बड़ा पेरेंट है, वो इनिट ही है। ये ही रिस्पॉन्सिबल है कि ये इन सारों को मैनेज करे। समझ आ रही है। तो ये जो इनिट का जो प्रोसेस है इसको बनाने वाला शेड्यूलर है, ठीक है। और ये हमेशा इसी तरह होता है कि पहले इनिट बनता है और फिर इनिट के बाद बाकी सारे प्रोसेसेस बनते हैं। अब इसको फर्दर समझने के लिए आप, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि इन स्लाइड्स को ना पढ़ें, ठीक है। ये खोल दें, ये जो मैंने आपको लिंक बताई थी कल, या मैं बार बार शेयर भी कर रहा हूँ आपके उसके साथ, क्या कहते हैं, आपके LMS में भी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी। तो उसमें आप एक दफ़ा एक नज़र इसको पढ़ लें तो मेरे ख़्याल में आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएगी। तो इससे आपको फिर कोई मतलब कोई तकलीफ़ नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, ये भी याद रखें, मैंने समझा भी दिया है कि इसको पेरेंट कहते हैं इस वाले को, और ये जो बाकी वाले हैं इनको चिल्ड्रन प्रोसेसेस कहते हैं या चाइल्ड प्रोसेसेस कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, प्रोसेसेस में क्रिएट अदर प्रोसेसेस थ्रू अप्रोप्रिएट सिस्टम कॉल्स। आपके एक प्रोसेस बाकी के प्रोसेसेस को क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग अप्रोप्रिएट सिस्टम कॉल्स के थ्रू, सच एज फोर्क और स्पॉन। इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। इन दोनों को इस्तेमाल करके हम प्रोसेसेस को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। द प्रोसेस विच डज़ नॉट क्रिएटिंग विच डज़ द क्रिएटिंग इज़ टर्म्ड एज द पेरेंट ऑफ द अदर प्रोसेसेस विच इज़ टर्म्ड एज चाइल्ड। जो प्रोसेस के क्रिएट करने वाला है उसको पेरेंट कहते हैं, और जो क्रिएट हो रहा हो या हो गया हो उसको हम चिल्ड्रन प्रोसेसेस कहते हैं, ठीक है ना। ये मैंने बता दिया है। ईच प्रोसेस इज़ गिवन एन इंटीजर आइडेंटिफायर। हर एक प्रोसेस को एक आइडेंटिफायर दिया जाता है जिसका, फॉर एग्जांपल इस प्रोसेस का आइडेंटिफायर 1 है, इस प्रोसेस का आइडेंटिफायर 8415 है, इस वाले का 200 है, ठीक है। तो एक इंटीजर आइडेंटिफायर इसको असाइन कर दिया जाता है। अगर आप इंटीजर आइडेंटिफायर्स बाकी के देखना चाहते हैं तो आप टर्मिनल खोल दें और इधर लिख दें टॉप, तो आपको ये देखें, ये PIDs नज़र आ रहे हैं, ये वाले, ठीक है। तो इसमें ये एक आईडी है, ये दूसरी आईडी है, ये एक तीसरी आईडी है, ये एक चौथी आईडी है। कहने का मतलब ये है कि हर एक प्रोसेस को अलग अलग आईडीज़ असाइन कर दी जाती है जो कि इंटीजर होती है, ठीक है ना। तो आपके पास इंटीजर आईडीज़ हो सकती हैं। अच्छा, टर्म्ड एज प्रोसेस आइडेंटिफायर, इसको प्रोसेस आइडेंटिफायर कहते हैं या PID कहते हैं, ठीक है। और पेरेंट वाले को, यानी फॉर एग्जांपल इसके वाले को PID कहेंगे और इसके पेरेंट वाले को फिर PPID कहेंगे, मतलब पेरेंट की प्रोसेस आईडी। इट इज़ आल्सो स्टोर्ड इन ईच प्रोसेस। ये हर एक प्रोसेस के साथ स्टोर होती है, यानी इस प्रोसेस के साथ 2 आईडीज़ होंगी, एक इसकी अपनी आईडी होगी और एक इसकी पेरेंट की आईडी होगी। इसके साथ भी एक अपनी आईडी होगी और एक अपने पेरेंट की आईडी होगी। तो पेरेंट वाले को PPID कहते हैं और अपने वाले को PID कहते हैं, ठीक है। ऑन टिपिकल यूनिक्स सिस्टम द प्रोसेस शेड्यूलर इज टर्म्ड SCHED। ये एक प्रोसेस है जो कि प्रोसेस शेड्यूलर है। हमने शेड्यूलर की बात की थी कल। तो जो शेड्यूलर है उसको आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका जो यूनिक्स या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो 0 असाइन करता है। द फर्स्ट थिंग इज डज इज़ एट द सिस्टम स्टार्ट इज़ टू लॉन्च इनिट। इस शेड्यूलर का सबसे पहला काम क्या है कि वो इनिट को लॉन्च करे, ठीक है। विच गिव्स द प्रोसेस आईडी ऑफ 1। इसको प्रोसेस आईडी 1 असाइन कर दी जाती है।
इनिट देन लॉन्चेस ऑल द सिस्टम डीमन्स एंड यूज़र लॉगिन्स। इसका काम ये है कि ये सारे डीमन्स को रन करे, डीमन्स मतलब सर्विसेज, ठीक है, इसको सर्विसेज को रन करे। फॉर एग्जांपल लॉगिन्स हैं या SSH डीमन्स हैं या फ्लशर्स हैं, इसके अलावा भी बैश भी हो सकता है, ईमैक्स और PS, और मतलब जितने भी प्रोसेसेस हैं वो इसको रन करें और अप्रोप्रिएट IDs असाइन करें। ये सारा काम किसका है? इनिट का है, ठीक है। तो एंड द इनिट बिकम्स द अल्टीमेट पेरेंट ऑफ ऑल द प्रोसेसेस, ठीक है। जो इनिट है वो इन सब का अल्टीमेट पेरेंट बन जाता है, यानी ग्रैंड डैड बन जाता है इन सब का, ठीक है ना। अच्छा, ये लिनक्स का वो शो कर रहा है ट्री स्ट्रक्चर, ठीक है। आई होप इसकी समझ आई होगी, इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, डिपेंडिंग ऑन सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, ये डिपेंड करता है कि कौन से सिस्टम के साथ आप बात कर रहे हैं। विंडोज़ में ये नहीं है, ये लिनक्स में इस तरह से है, ठीक है। अ चाइल्ड प्रोसेस मे रिसीव सम अमाउंट ऑफ शेयर्ड रिसोर्सेज विद इट्स पेरेंट। ज़रूरी ऐसा है कि अगर आपके पास एक चाइल्ड प्रोसेस है, यानी एक चिल्ड्रन प्रोसेस है, वो यानी फॉर एग्जांपल इस लॉगिन की बात करते हैं, तो ये चिल्ड्रन है, ये आपके इनिट का चिल्ड्रन है। तो जो चिल्ड्रन है ये कुछ रिसोर्सेज अपने पेरेंट के साथ शेयर करेगा। फॉर एग्जांपल अगर इसको मेमोरी असाइंड है 100 MB की, तो वो ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो प्रोसेस है वो 100 में से 50 इसको दे दें और 50 खुद इस्तेमाल करें। ऐसा भी हो सकता है कि 80 ये खुद इस्तेमाल करें और 20 इसको दे दें। ऐसा भी हो सकता है कि ये सारा खुद इस्तेमाल करें, इसको कुछ भी ना दें। समझ आ रही है? तो इन दोनों के बीच में रिसोर्स शेयरिंग हो सकती है, कहने का मतलब ये है। चाइल्ड processes may or may not be limited to a subset of resources originally allocated to the parent। इसका मतलब ये है कि आपका जो चिल्ड्रन है उसको लिमिटेड या सबसेट ऑफ द रिसोर्सेज असाइन हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते, ज़रूरी नहीं है। प्रिवेंटिंग रन अवे चिल्ड्रन फ्रॉम कंज्यूमिंग ऑल द सर्टन सिस्टम रिसोर्सेज, ये इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल अगर आप रन अवे चिल्ड्रन का मतलब है ऐसे चिल्ड्रन जो भाग जाए ना, तो अगर आपका जो पेरेंट है वो इसको अपनी सारी रिसोर्सेज असाइन करे और ये बस भाग जाए, मतलब ये है कि ये कनेक्शन जो है ये तोड़ दे और ये कहे कि मैं इंडिपेंडेंट प्रोसेस हूँ, मेरे क्रिएट करने वाला कोई नहीं है, तो फिर ये अपने साथ सारे रिसोर्सेज ले जाएगा और ये पेरेंट जो है वो स्टार्व करेगा। तो इस वजह से इसको रोकने के लिए पेरेंट ये डिसाइड करता है कि इसको कितने असाइन करने हैं और कब इससे ये वापस लेने हैं, ठीक है। तो इस वजह से रन अवे प्रोसेसेस को या रन अवे चिल्ड्रंस को हम रोकते हैं। देयर आर 2 ऑप्शंस फॉर पेरेंट प्रोसेसेस आफ्टर क्रिएटिंग अ चाइल्ड। आपके पेरेंट के साथ 2 ऑप्शंस हैं जब कोई चिल्ड्रन क्रिएट हो जाए। नंबर 1 ऑप्शन इसके पास ये है कि वेट फॉर द चिल्ड्रन प्रोसेस टू टर्मिनेट बिफोर प्रोसीडिंग। ये अपने चिल्ड्रन के प्रोसेस को कंप्लीट होने का वेट करता है। जब आपके चिल्ड्रन के प्रोसेस सारे कंप्लीट हो जाएं तब ये अपना काम स्टार्ट कर देता है। इन अदर वर्ड्स, अगर ये इनिट रन कर रहा है और इसने ये चाइल्ड क्रिएट कर दिया ये वाला, तो ये अपना काम रोक लेता है। ये तब तक अपना काम नहीं करता जब तक इसके ये सारे चिल्ड्रन अपना काम ख़त्म ना कर दें। जब ये सारे काम ख़त्म कर दें तो फिर ये अपना काम स्टार्ट कर देता है। एक तरीका ये है, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं। द पेरेंट मेक्स अ वेट कॉल, और ये वेट कॉल वगैरह मैं आपको प्रोग्रामिंग के थ्रू अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ, इसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है समझने की, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि रन कंकरेंटली विद चाइल्ड कंटिन्यूइंग टू प्रोसेस विदाउट वेटिंग। दूसरा तरीका ये है कि ये अपना काम भी करे और साथ में चिल्ड्रन का काम भी होता जाए। तो दोनों तरीके हो सकते हैं, ठीक है। यानी इस नीचे वाले डायग्राम से अगर हम इसको समझें, ये वाला डायग्राम, तो ये ज़्यादा बेहतर है। एक पेरेंट है, इसने एक क्या है प्रोसेस क्रिएट किया और उस प्रोसेस का जो उसने एक चिल्ड्रन क्रिएट किया, उस प्रोसेस ने ये चिल्ड्रन कुछ एग्जीक्यूट कर रहा है और एग्जिट कर रहा है। तो ये जो पेरेंट है ये आपके लिए वेट कर रहा है। ये कब तक वेट करेगा? जब तक आपका जो चिल्ड्रन है उसका सारा काम एग्जीक्यूट ना हो जाए और वो एग्जिट ना कर जाए। जब ये एग्जिट हो जाएगा तो फिर ये आपके पेरेंट से कहेगा कि आप अपना वेट ख़त्म करें और अपना काम, पेरेंट जो है वो अपना काम रिज्यूम कर देगा। कहने का मतलब ये है कि आपका जो पेरेंट है वो आपके चिल्ड्रन का सारा वेट कर रहा है। जब तक आपके सारे चिल्ड्रन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होकर एग्जिट ना हो जाए तब तक आपके जो पेरेंट्स हैं वो अपना काम नहीं करेंगे, ठीक है। इनका मतलब ये है। तो 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आपका चिल्ड्रन जो है वो आपका जो पेरेंट है वो वेट करें काम के ख़त्म होने के, अपने चिल्ड्रन के ख़त्म होने तक। और दूसरा तरीका ये है कि ये ख़ुद भी काम करें और आपके चिल्ड्रन भी साथ साथ में काम करें। तो ये दिस इज़ मोर एफिशिएंट, दिस इज़ वेरी हार्ड टू मैनेज, ठीक है।
तो इस वजह से ये दो तरीके दिए गए हैं कि दोनों हो सकते हैं। एक में आपका जो पेरेंट है वो वेट करता है आपके चिल्ड्रन का, और दूसरा जो है वो वेट नहीं करता, वो दोनों ऑटोमेटिकली दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके बात कर रहे होते हैं और दोनों इकट्ठे साइमल्टेनियसली काम करते हैं। नाउ लेट्स रीड दिस। ठीक है। नंबर 1 इज़ टू वेट फॉर द चिल्ड्रन प्रोसेसेस टू टर्मिनेट बिफोर प्रोसीडिंग। द पेरेंट मेक्स अ वेट कॉल। आपका जो पेरेंट है वो वेट करता है, वेट सिस्टम कॉल है फॉर ईदर अ स्पेसिफिक चाइल्ड और एनी चाइल्ड। ये किसी स्पेसिफिक चाइल्ड का वेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल इस केस में ये इनिट जो है ये तब काम अपना स्टार्ट करेगा जब लॉगिन हो जाएगा, या ऐसा भी हो सकता है कि इनिट तब काम करेगा जब के थ्रेड काम करना स्टार्ट कर देगा, SSH काम करना स्टार्ट कर देगा। तो या ऐसे भी हो सकता है कि ये इनिट सारों के लिए वेट करें, तो सारों के लिए भी हो सकता है, किसी एक स्पेसिफिक चाइल्ड के लिए भी हो सकता है। ठीक है। विच कॉजेज द पेरेंट प्रोसेसेस टू ब्लॉक अंटिल वेट रिटर्न्स। ये कब तक पेरेंट वेट करेगा? जब तक वेट ख़त्म ना हो जाए, जब तक वेट से कोई चीज़ रिटर्न ना हो जाए, यानी सिस्टम जो चिल्ड्रन है वो एग्जिट ना हो जाए। यूनिक्स शेल नॉर्मली वेट फॉर देयर चिल्ड्रन टू कंप्लीट बिफोर इशूइंग न्यू प्रॉम्प्ट। लिनक्स जो है वो इसी तरह से करता है कि आपका जो वो वेट करता है आपके चिल्ड्रन के लिए, जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए तब तक वो नया प्रॉम्प्ट नहीं देता या नए प्रोसेस स्टार्ट नहीं करता। ठीक है। दूसरा तरीका क्या था कि दोनों कंकरेंटली काम करें, दोनों इकट्ठे काम करें, आपका पेरेंट भी काम करे और चिल्ड्रन भी काम करे। रन्स कंकरेंटली विद चाइल्ड कंटिन्यूइंग टू अ प्रोसेस विदाउट वेटिंग। दूसरा तरीका ये है कि दोनों काम करें विदाउट वेटिंग फॉर ईच अदर। दिस इज़ द ऑपरेशन सीन व्हेन अ यूनिक्स शेल रन्स अ प्रोसेस एज अ बैकग्राउंड टास्क। ये जब आप किसी प्रोसेस को बैकग्राउंड पे ले जाते हैं तो तब ये होता है यूनिक्स में। बैकग्राउंड प्रोसेसेस को चेक करने के लिए एक कमांड है जिसको BG कहते हैं। ये भी कह रहा है कि आपके पास बैकग्राउंड में कोई प्रोसेस नहीं है, लेकिन अगर आप किसी प्रोसेस को बैकग्राउंड पे ले जाना चाहें तो आप ले जा सकते हैं। इससे ये होता है कि आपका पेरेंट भी काम करता है और चिल्ड्रन भी काम कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल फॉर अ पेरेंट टू रन फॉर अ वाइल एंड देन वेट फॉर अ चाइल्ड लेटर। ये भी हो सकता है कि आपका जो पेरेंट है वो ख़ुद काम स्टार्ट कर दें और इससे भी कहे कि काम स्टार्ट करो, लेकिन ये ऐसे 10 सेकंड तक या 15 सेकंड तक काम करे और फिर इसके लिए वेट करें। तो दोनों तरीके हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये या वेट करे या दोनों साइमल्टेनियसली रन हो। अच्छा, वेट फॉर द चिल्ड्रन लेटर विच माइट अकर इन अ सॉर्ट ऑफ अ पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल पेरेंट में फोर्क ऑफ अ नंबर, चिल्ड्रन विदाउट वेटिंग फॉर एनी ऑफ देम। अच्छा, दिस इज़ नॉट नेसेसरी। ठीक है, और मैंने समझा दिया है, इतनी कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है बात को। अच्छा, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़ फॉर एड्रेस स्पेस ऑफ द चिल्ड्रन रिलेटिव टू द पेरेंट। इसका क्या मतलब है कि जो चिल्ड्रन है जब वो रन होगा तो वो अपनी पेरेंट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करेगा। यानी फॉर एग्जांपल ये इसने इस चिल्ड्रन को बना दिया है, इस लॉगिन के प्रोसेस को बना दिया है, तो अब इस लॉगिन के प्रोसेस में ऐसी क्या चीज़ें इस पेरेंट से आएंगी कि जो कि ये मतलब रन करेगा। देखें, हमने इनहेरिटेंस पढ़ा है, आपने प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस पढ़ा है। इनहेरिटेंस का मतलब ही यही है कि आप किसी पेरेंट की प्रॉपर्टी को अपने चिल्ड्रन में इनहेरिट करें। तो ऑब्वियसली जब ये इन सब का पेरेंट है तो इनसे कुछ प्रॉपर्टीज़ इसमें इनहेरिट होंगी, कुछ प्रॉपर्टीज़ इसमें इनहेरिट होंगी, कुछ प्रॉपर्टीज़ इसमें इनहेरिट होंगी। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो इसमें इनहेरिट हो रही हैं, तो इसमें से कौन सी प्रॉपर्टीज़ को ये फॉलो करेगा और ये इसमें क्या क्या इनहेरिट होता है, ये सारी चीज़ें इस जगह पे डिस्कस की गई हैं। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि चिल्ड्रन जो है वो एग्जैक्ट डुप्लीकेट हो आपके पेरेंट का और शेयरिंग द सेम प्रोग्राम एंड डेटा सेगमेंट इन द मेमोरी, यानी ये प्रोसेस और ये प्रोसेस एग्जैक्ट कॉपीज़ हों एक दूसरे की। एक तरीका तो ये है। और दूसरा स्टेप पर ये होगा कि अच्छा, एक इसको पढ़ लें। ईच विल हैव देयर ओन PCB इंक्लूडिंग प्रोग्राम काउंटर, रजिस्टर्स और ये सारी चीज़ें। दिस इज़ द बिहेवियर ऑफ अ फोर्क सिस्टम कॉल इन यूनिक्स। ठीक है, जो हम फोर्क का सिस्टम कॉल करते हैं उससे ये होता है कि आपकी जो वो है प्रोसेस है वो उसकी एग्जैक्ट डुप्लीकेट बन जाती है। यानी अगर हमने इनिट का प्रोसेस का फोर्क करना है, इसको हमने फोर्क किया तो फिर ये और इनिट एग्जैक्ट सेम होंगे, तो फिर इसका तो फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि इसने तो लॉगिन करना है, इसने इनिट करना है। तो हम करते इस तरह से हैं कि हम इसकी एक कॉपी बना देते हैं इस प्रोसेस की, और इसका जो कोड सेगमेंट है और डेटा सेगमेंट है, हमने बताया था ना कि हमारे प्रोसेसेस के 4 पोर्शंस होते हैं, उसके साथ हीप होता है, स्टैक होता है, डेटा होता है और कोड होता है या टेक्स्ट जिसको कहते हैं। तो इसमें
हम पहले इस प्रोसेस का इसकी कॉपी निकाल लेते हैं और इसके बाद इसमें चेंजेस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इसका कोड सेगमेंट चेंज कर देते हैं, इसका डेटा सेगमेंट चेंज कर देते हैं और फिर ये प्रोसेस एक नया प्रोसेस बन जाता है। तो यूनिक्स में इस तरह से होता है, पहले डुप्लीकेट बनती है एंड देन वी एक्चुअली मेक चेंजेस टू द IDs एंड टू द टेक्स्ट सेक्शन एंड टू द डेटा सेक्शन। तो यही बात हो रही है कि आपके यूनिक्स में क्या होता है कि चाइल्ड जो है वो एग्जैक्ट डुप्लीकेट होता है अपने पेरेंट का और ये सेम प्रोग्राम और डेटा सेगमेंट को शेयर करता है और फिर इसकी अपनी PCB होती है, इसका अपना प्रोग्राम काउंटर होता है, उसके अपने रजिस्टर्स और IDs होती हैं और ये जो है फिर दूसरा सिस्टम कॉल जो है उसमें इसका डेटा चेंज कर दिया जाता है। इसके लिए ये जो नीचे वाला प्रोग्राम है इसमें एक्सप्लेन किया गया है, तो मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ, ठीक है। The child processes may have a new program loaded into its address space with all new code and data segments। दूसरे स्टेप में क्या होता है कि आपका जो नया प्रोसेस है या नया प्रोग्राम है उसको हम इसके एड्रेस स्पेस में लोड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इसका कोड सेगमेंट, इसका डेटा सेगमेंट इसके अंदर लोड कर देते हैं, ठीक है। तो दो तरीके हैं और इसके लिए एक स्पॉन का ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ में। जिस तरह से इधर फोर्क है तो उसके लिए स्पॉन ऑपरेटिंग वो है। और किसी प्रोसेस को रन कराने के लिए सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट सी है, EXEC, ये इसका एक सिस्टम कॉल है। जिस तरह से आपके प्रोसेसेस के क्रिएट करने के लिए फोर्क की कमांड है, तो इसी तरह से आपके किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने के लिए आपकी EXEC की कमांड है। अब ये इसका एक प्रोग्राम है और इसको मैं अगर आपके सामने इधर ले आऊँ तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। ये आप लिनक्स में रन कर सकते हैं एंड यू नीड टू इंस्टॉल GCC। आपके पास यानी C++ का जो GNU C++ कंपाइलर है वो होना चाहिए, तो तभी आप इसको VS कोड में रन कर सकते हैं। आप गूगल पे सर्च कर लें कि आपको किस तरह से VS कोड को यूनिक्स में या लिनक्स में C पे कॉन्फ़िगर करेंगे, तो फिर आप इसको रन कर सकते हैं, ठीक है। ये वही एग्जैक्ट सेम प्रोग्राम है जो कि आपके स्लाइड्स में है या इस वेब पेज पे है, तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्या है। देखिए ये 3 लाइब्रेरीज़ हैं, हेडर फाइल्स हैं जो कि इस्तेमाल हो रही हैं। फिर हम एक मेन का फंक्शन कॉल करते हैं और यहाँ हम इंट मेन इसलिए लिखते हैं क्योंकि मेन कुछ रिटर्न करता है। यहाँ पर मेन 0 रिटर्न कर रहा है। जब मेन 0 रिटर्न करता है तो इसका मतलब है कि मेन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है, और अगर मेन 1 रिटर्न करता है तो इसका मतलब है कि मेन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ये पहला लाइन जो है इसका मतलब ये है कि हम एक वो बना रहे हैं पेरेंट, एक ऐसे कह लें कि एक कंस्ट्रक्टर है उसका एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसका नाम PID है। ये एक वेरिएबल कह लें कि है। फिर एक सिस्टम कॉल करते हैं फोर्क का सिस्टम कॉल क्या करता है, आपके लिए एक प्रोसेस बनाता है, ठीक है। तो जब ये एक प्रोसेस बना देता है तो उस प्रोसेस की सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास ये इस PID में पड़ी होती है। PID हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि ये एक प्रोसेस ID है। अगर ये प्रोसेस ID 0 से कम है तो इसका मतलब ये है कि इस सिस्टम कॉल ने आपके लिए एक ऐसी ID असाइन की है जो कि नेगेटिव है। तो यूजुअली जब आप सिस्टम कॉल करते हैं और उससे कोई नेगेटिव नंबर आता है तो इसका मतलब है कि आप जो ऑपरेशन कर रहे हैं वो नहीं हुआ, वो फेल हो गया है। तो इस केस में हम एक एरर प्रिंट कर रहे हैं, फोर्क फेल्ड, यानी आप जो फोर्किंग ऑपरेशन कर रहे थे वो फेल हो गई है और हम रिटर्न 1 कर देते हैं। हम 1 क्यों रिटर्न करते हैं, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले कहा कि अगर मेन से आप 1 रिटर्न करते हैं तो इसका मतलब है कि आपके प्रोग्राम में कोई एरर आया है, और अगर मेन से आप 0 रिटर्न करते हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास वो आई है, क्या कहते हैं, कोई एरर नहीं आया, आपका सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हुआ है। तो देखें, हम अगर ये ऑप्शन फ़र्ज़ कर लें आपने एक फोर्किंग की और उससे 0 से कम वैल्यू नहीं आई, उससे एग्जैक्ट 0 आया है, तो इसका मतलब ये है कि आपके जो चाइल्ड है वो क्रिएट कर दिए गए हैं। जब आपके चाइल्ड क्रिएट हो जाएं तो उनको हमेशा 0 असाइन किया जाता है, उनकी PID हमेशा 0 होती है। तो अगर इस सिस्टम कॉल करने से आपके पास PID 0 आ जाए तो इसका मतलब ये है कि आपका जो चाइल्ड है वो सक्सेसफुली क्रिएट कर दिया गया है एंड नाउ यू कैन एग्जीक्यूट स्टफ़। आप कोई चीज़ एग्जीक्यूट करा सकते हैं इससे। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि किसी चीज़ को एग्जीक्यूट कराने के लिए हमारे पास एक फ़ंक्शन है जिसका नाम EXEC है। इसके साथ ये LP साथ में लगा दिया है, इसको एक्सप्लेन करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। लेकिन EXEC क्या करता है, ये आपके लिए कोई ऑपरेशन करता है, ये आपके लिए कोई मेमोरी में कोई प्रोसेस लोड करता है। अब चाइल्ड हम सिर्फ फॉर द पर्पज़ ऑफ क्रिएशन नहीं करते, ये इसलिए नहीं करते कि हम बस सिर्फ चाइल्ड क्रिएट कर दें। चाइल्ड के क्रिएट करने का कोई मकसद नहीं है। चाइल्ड को क्रिएट करने का मकसद ये है कि इससे हम कोई काम लें।
समझ आ रही है? तो ये क्या है कि अगर देखें इस पूरे प्रोग्राम को देखें क्या हुआ, हमने एक सिस्टम कॉल की, इससे एक पीआईडी जनरेट हुई। अगर ये पीआईडी नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि फोर्किंग फेल हो गई है, लेकिन अगर वो 0 के बराबर है तो इसका मतलब है कि आपका जो चाइल्ड है वो क्रिएट हो गया है। यानी चाइल्ड क्रिएट करने का क्या मतलब था कि इसका इस पेरेंट का एग्जैक्ट डुप्लीकेट बन गया है और इसको हम अभी कुछ असाइन कर सकते हैं। तो इसको हमने एक टास्क असाइन किया और वो टास्क ये है, ये और ये। इसको अगर आप बिल्कुल ना भी समझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम इस फोल्डर में जाकर कोई चीज़ प्रिंट करना चाह रहे हैं, इसका मतलब बस सिर्फ ये है। ठीक है, फ़िलहाल इतना ही समझे। ये कुछ चीज़ एग्जीक्यूट कर रही है आपके लिए, कोई इस चाइल्ड को हमने कोई टास्क असाइन कर दिया है और ये एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, अच्छा ये क्या है? ये पेरेंट है, ये जो एल्स वाला पार्ट है ये पेरेंट है। पेरेंट क्या कर रहा है? पेरेंट जो है वो बेसिकली वेट कर रहा है। किस चीज़ का वेट कर रहा है? ये वेट कर रहा है कि आपके पास यानी आपके जो चिल्ड्रन है वो उसकी प्रोसेसेस कंप्लीट हो गए हैं कि नहीं। जब उस चिल्ड्रन के प्रोसेसेस कंप्लीट हो जाए तो तब आपके लिए ये एक लाइन प्रिंट कर देगा और इसमें लिखा हुआ है कि चाइल्ड के जो प्रोसेसेस हैं वो कंप्लीट हो गए हैं और आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली रिटर्न 0 कर देगा। इन अदर वर्ड्स, ये पेरेंट इस चाइल्ड का वेट कर रहा है कि जब तक ये चाइल्ड कंप्लीट ना हो जाए तब तक आप ये लाइन प्रिंट ना करो, और जब ये लाइन प्रिंट हो जाएगी तो इसका मतलब है कि आपका जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। तो देखें यहाँ इसका आउटपुट आया है चाइल्ड कंप्लीट 1 और इसके साथ डन लिखा हुआ है। इन अदर वर्ड्स, ये लाइन प्रिंट हो गई है तो इसका मतलब ये है कि फोर्किंग भी सक्सेसफुली हो गई थी, आपके पास एरर नहीं आया था, आपके जो चाइल्ड प्रोसेसेस हैं वो सक्सेसफुली क्रिएट होकर एग्जीक्यूट भी हो गए हैं, और जो बाकी के प्रोसेसेस हैं यानी जो एल्स पार्ट है, जो पेरेंट पार्ट है, उसने उसका वेट भी कंप्लीट हो गया और वो इसने ये लाइन भी प्रिंट कर दी। दिस इज़ द आउटपुट ऑफ द होल प्रोग्राम। तो छोटा सा प्रोग्राम है, इतना मुश्किल नहीं है। आई होप इसकी आपको समझ आई होगी। ये आपकी बुक में है, फिर डिटेल आप इधर से भी पढ़ सकते हैं, बाकी बुक वगैरह से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी। और अगर आप लिनक्स इस्तेमाल कर रहे हैं या करने का इरादा है या इसके बारे में बाकी मालूम करना चाहते हैं तो इसके लिए मैन पेजेस हैं। मैन मतलब मैनुअल को कहते हैं। तो आप यहाँ पे आकर जो लिनक्स है इसकी टर्मिनल में आकर आप ये कर सकते हैं कि यहाँ लिख दें यहाँ लिख दें मैन, यानी मैनुअल में देखना चाहता हूँ फोर्क का। तो इसमें ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल दी गई है कि फोर्क क्या है और ये किसने बनाया है और कब से लिनक्स में है और एग्ज़ाम्पल इसकी क्या है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। और सिमिलरली अगर आप EXEC के बारे में देखना चाहते हैं तो ये भी आपके पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि किस तरह से ये आपकी वैल्यूज़ को एग्जीक्यूट करता है या इसके कौन कौन से वर्जन्स अवेलेबल हैं। देखें इसके अंदर एक LP वर्जन है, एक L वर्जन है, एक CV वर्जन है, ये काफ़ी सारे। और ये बेसिकली अब ये थ्रेड की बात हो रही है तो इसको फ़िलहाल इधर डिस्कस नहीं करते, लेकिन इसके मुख्तलिफ़ वर्जन्स अवेलेबल हैं। सिमिलरली ये काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ये इसको आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप वेट का कमांड भी देख सकते हैं कि वेट क्या है। ठीक है, यही काम अगर आपने विंडोज़ में करना है तो फिर विंडोज़ के लिए ये वाली चीज़ें हैं। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस विंडोज़ हेयर, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, विंडोज़ में भी यही तरीका है, लेकिन इसमें थोड़े से एट्रीब्यूट्स आपको ज़्यादा देने पड़ते हैं। फिर आपको विंडोज़ की C++ की API यूज़ करनी पड़ेगी, windows.h यूज़ करना पड़ेगा, तो मैं उसको फ़िलहाल डिस्कस नहीं करता। ठीक है, क्योंकि चीज़ वही है, सिर्फ यानी थोड़ी सी इसकी जो सिंटैक्स वगैरह है वो डिफरेंट है, बाकी काम वही है। ठीक है, अच्छा दूसरा, अगर आप ये इस एक स्लाइड से पढ़ना चाहते हैं दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, तो ये बड़ा मुश्किल है, इस वजह से इसको फ़िलहाल इग्नोर ही कर दें। दूसरा जो वो है टॉपिक है, इट इज़ प्रोसेस टर्मिनेशन। ठीक है, कि प्रोसेस टर्मिनेशन क्या चीज़ है। टर्मिनेशन आपको पता है कि आपका प्रोसेस रन हो रहा है और आप उसको बंद करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जब आप एक तो ये है कि प्रोसेस ख़ुद कहे कि मैं बंद होना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए फिर एग्ज़िट का सिस्टम कॉल है। आप एग्ज़िट का सिस्टम कॉल करते हैं और आपके जो प्रोग्राम है वो बंद हो जाता है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है। दूसरा ये है कि आपका टाइम ख़त्म हो जाए, आपको जो प्रोसेसर ने फ़र्ज़ कर लें 10 सेकंड असाइन किए थे और वो 10 सेकंड गुजर जाएँ, तो देन यू विल नॉट बी एबल टू रन, तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। तीसरा तरीका ये है कि आप
आपका जो पेरेंट है वो ख़त्म हो जाए, आपके चिल्ड्रन जो है वो रन हो रहे थे और आपका पेरेंट ख़त्म हो जाए, तो फिर आपके जो चाइल्ड प्रोसेसेस हैं उनको भी फोर्सफुली बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसके काफ़ी सारे और तरीके हैं और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें फॉर एग्जांपल ज़ॉम्बी प्रोसेसेस कहते हैं या ऑर्फन प्रोसेसेस कहते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, क्योंकि यही चीज़ें हैं कि जो कि आपके इंटरव्यूज़ वगैरह में पूछे जाते हैं कि ऑर्फन प्रोसेसेस क्या हैं या ज़ॉम्बी प्रोसेसेस क्या हैं। तो इसको पढ़े बगैर मेरा नहीं ख्याल कि इतना कोई फ़ायदा होगा। अच्छा चलें, प्रोसेस टर्मिनेशन क्या है? Process may request their own termination by making an exit system call. प्रोसेस रिक्वेस्ट कर सकता है कि वो टर्मिनेट हो जाए यूजिंग द एग्जिट सिस्टम कॉल, टिपिकली रिटर्निंग इन इंटीजर। जब एग्जिट सिस्टम कॉल को आप कॉल करते हैं तो ये कोई इंटीजर रिटर्न करता है, यानी ये आपसे या 1 कहेगा या 0 कहेगा। तो जब ये 1 कहता है तो इसका मतलब होता है कि कोई एरर आया है, और अगर ये 0 कहता है तो इसका मतलब है कि कोई एरर नहीं आया। ठीक है, द इंट इज़ पास्ड अलोंग द पेरेंट इफ़ इट्स डूइंग अ वेट। ये आपके जो पेरेंट है उसको बताता है कि, यानी इसको अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि ये मेरे ख़्याल में थोड़ा सा ज़रूरी है कि आपको ये पता हो। अच्छा देखें, अगर आपके पास ये एक पेरेंट क्लास है, पेरेंट प्रोसेस है, और ये आपके पास चाइल्ड प्रोसेसेस हैं, और ये वाला जो है ये इसने एग्ज़िट होना है, ये एग्ज़िट का सिस्टम कॉल कर देता है, तो ये अपने पेरेंट को कुछ रिटर्न करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये 1 रिटर्न करता है तो इसका मतलब ये है कि इस पेरेंट को ये बता रहा है कि इसके ये कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें कोई एरर आया है, इसमें कोई प्रॉब्लम आई है। और अगर ये चाइल्ड जो है ये एग्ज़िट हो रहा हो और ये 0 दे दें और ये वाला भी 0 दे दें, तो ये इस पेरेंट को बता रहा है कि हम दोनों सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गए हैं, हमने अपना जो ऑपरेशन है वो नॉर्मली टर्मिनेट किया है, अब नॉर्मली हमने बंद नहीं किया अपने आप को। तो इस केस में फिर आपके पेरेंट को पता चलता है कि कौन से चिल्ड्रन मेरे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गए थे और कौन से नहीं हुए। तो इसीलिए ये जो चिल्ड्रन है ये अपने पेरेंट को कुछ ना कुछ बताते हैं जब वो एग्ज़िट होते हैं। ठीक है, and typically 0 is on successful completion and some non-zero code or for some relevant problem। ज़रूरी नहीं है कि 1 रिटर्न करें, लेकिन फॉर एग्जांपल ये नेगेटिव में भी कोई वैल्यू हो सकती है, यानी नॉन ज़ीरो नंबर होगा। ठीक है, तो नॉन ज़ीरो नंबर का मतलब है कि कोई एरर आया है, और अगर 0 है तो इसका मतलब सक्सेसफुल कंप्लीशन है। और ये इसकी कुछ एग्जांपल दी गई है कि इसमें कोई एग्जिट कोड होगा और इसमें फिर कोई स्टेटस होता है, इसको इस यहाँ से लेकर यहाँ तक को फ़िलहाल इग्नोर कर दें, क्योंकि दिस इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस लेक्चर फ़िलहाल। ठीक है, अच्छा, प्रोसेस में आल्सो बी टर्मिनेटेड बाय सिस्टम फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। आप अपने प्रोसेस को, एक तो ये है ना कि ख़ुद बंद होना चाहे, एक कुछ और भी तरीके हो सकते हैं कि हम किसी प्रोसेस को क्यों बंद करना चाहेंगे या क्यों बंद हो जाता है। द इनएबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू डिलीवर नेसेसरी सिस्टम रिसोर्सेज। पहली बात, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पहली बात यह है कि एक प्रोसेस जो है वो उसको हम टर्मिनेट इसलिए करते हैं क्योंकि वो कह रहा है कि मुझे 1 GB की रैम दो तब मैं रन हूँगा, और आप 1 GB की रैम नहीं दे सकते, आपके पास इतनी रैम अवेलेबल ही नहीं है। तो इसके पास चूँकि अवेलेबिलिटी नहीं है सिस्टम रिसोर्सेज की, तो इस वजह से ये ख़ुद बंद हो जाता है। ये कहता है कि बस मैं नहीं कर रहा काम, क्योंकि मेरी वो कंप्लीट नहीं हुई। आप प्रिंटिंग कर रहे हैं और आपके पास प्रिंटर नहीं है, और आप कंट्रोल P दबाकर एंटर दबा देते हैं और वो आप कहते हैं कि प्रिंट करो, तो वो प्रिंट वाला जो प्रोसेस है वो ट्राई करता रहता है। आखिर में ये कहता है कि आपके पास प्रिंटर है ही नहीं, तो आप प्रिंटिंग कैसे करोगे। तो इस वजह से चूँकि सिस्टम रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है तो वो एग्जीक्यूट के काबिल नहीं है, वो बंद हो जाता है। ठीक है, दूसरा, आप किसी प्रोसेस को किल के थ्रू बंद कर दें। किल एक कमांड है, अगर आपने इस्तेमाल नहीं की तो आप किसी प्रोसेस को किल कर सकते हैं। इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक फ़र्ज़ कर लें कोई भी प्रोसेस है, ये वाला प्रोसेस है या ये वाला प्रोसेस है या ये वाला प्रोसेस है, ये सारे प्रोसेसेस हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। अगर इनमें से किसी प्रोसेस को आप बंद करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे किल और फिर ये इसकी प्रोसेस आईडी देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली आपके लिए ये प्रोसेस जो है ये किल कर देगा। ठीक है, तो इन प्रोसेसेस को हम किल कर सकते हैं यूजिंग अ किल कमांड। तो जब आप किसी प्रोसेस को किल करते हैं तो फिर वो उसका जो प्रोसेस है वो इंटरप्ट हो जाता है और वो फिर बंद हो जाता है। तो इस केस में भी आप फोर्सफुली एक एप्लीकेशन को बंद कर रहे हैं, ये ख़ुद बंद नहीं हो रहा, आप इसको मतलब किल कर रहे हैं, आप इसको मार रहे हैं। ठीक है ना। अ पेरेंट मे किल इट्स चिल्ड्रन।
ये भी हो सकता है कि एक पेरेंट जो है वो अपने चिल्ड्रन को किल करें इफ़ द टास्क असाइंड टू देम इज़ नो लॉन्गर नीडेड। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक उससे कहा, अपने चिल्ड्रन से कहा कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस एग्ज़ाम्पल में देख लें ये वाला कि ये जो पेरेंट है इसने इससे कहा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप प्रिंटर के साथ कनेक्ट हो जाओ, और इससे कहा कि आप USB के साथ कनेक्ट हो जाओ, और इससे कहा कि आप रैम के साथ कनेक्ट हो जाओ, और आपका जो प्रिंटर है वो डिस्कनेक्ट हो गया। आपको किसी ने बताया कि ये प्रिंटर जो है तो ये तो है ही नहीं आपके पास, तो आप इस वाले चिल्ड्रन को क्या कर देंगे, इसको किल कर देंगे, क्योंकि ये जो काम आप इससे लेना चाह रहे थे तो वो तो हो ही नहीं सकता, तो फिर इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो आप इसको इस वजह से बंद कर रहे हैं क्योंकि इस टास्क की सिरे से ज़रूरत ही नहीं है। समझ आ रही है? तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि आपका जो चिल्ड्रन है वो आपका पेरेंट जो है वो चिल्ड्रन को किल कर दें क्योंकि वो जो काम आप इससे लेना चाह रहे थे इट इज़ नो लॉन्गर नीडेड, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। इफ़ द पेरेंट एग्जिट्स, एक काम ये भी हो सकता है कि आपका अगर पेरेंट बंद हो जाए, द सिस्टम मे और मे नॉट अलाउ चिल्ड्रन टू कंटिन्यू विदाउट पेरेंट। ऐसा भी हो सकता है कि आपके अगर यानी लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। ठीक है, लेट सपोज़ आपके पास एक पेरेंट है और इसके काफ़ी सारे चिल्ड्रन हैं, लेट सपोज़ 3 चिल्ड्रन हैं, और ये पेरेंट बंद हो जाए, ये ख़त्म हो जाए, तो इसके क्रिएट करने वाला कौन था? इसके क्रिएट करने वाला तो ये पेरेंट था। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर सकता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इन 2 काम हो सकते हैं, या तो इनको अलाउ करे कि ये रन हो, ये जो काम कर रहे थे ये रन हो, और ये हो सकता है कि नहीं, ये रन नहीं होंगे चूँकि ये यतीम हो गए हैं, ये ऑर्फन हो गए हैं, तो इस वजह से इनको अलाउ नहीं करेंगे। 2 तरीके हो सकते हैं। तो अगर आपका जो पेरेंट है वो यानी इफ़ द पेरेंट एग्जिट्स, अगर पेरेंट एग्जिट हो जाए तो द सिस्टम मे और मे नॉट अलाउ द चिल्ड्रन टू कंटिन्यू विदाउट अ पेरेंट। ज़रूरी नहीं है कि वो फिर अलाउ करें आपके पेरेंट को। ऑन यूनिक्स सिस्टम ऑर्फन प्रोसेसेस आर जनरली इनहेरिटेड बाय इनिट। ये इंपॉर्टेंट बात है कि फ़र्ज़ कर लें, यही एग्जांपल अगर मैं इस तरह से लूँ कि आपका जो पेरेंट है उसने 3 प्रोसेसेस क्रिएट किए हैं और इस प्रोसेस का कोई नाम है, तो याद रखें कि ये प्रोसेस ख़ुद से नहीं बनता। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि दिस प्रोसेस विल बी, इसका जो पेरेंट है वो इवेंचुअली कौन होगा? इनिट होगा। हमने पढ़ा ना कि सारे प्रोसेसेस, जितने भी प्रोसेसेस हैं वो इनिट से इनहेरिट होते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये भी असल में चिल्ड्रन है, ये भी एक चाइल्ड है। तो जब आप ये कहते हैं कि एक प्रोसेस बंद हो गया और इसके ये ऑर्फन रह गए, तो आप ठीक कह रहे हैं, ये ऑर्फन्स हैं, लेकिन ये ऑर्फन्स आपका जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इनको अडॉप्ट कर देता है। ये जो इनिट है ये इन ऑर्फन्स को अडॉप्ट कर देता है और फिर बारी बारी इनको बंद कर देता है। ठीक है, तो ये असल में ऑर्फन है, लेकिन इन ऑर्फन्स को आपका जो इनिट है वो अडॉप्ट कर देता है और फिर इट लेट्स देम कंटिन्यू। जब तक ये काम कर रहे हैं तो वो काम करेंगे, फिर उसके बाद बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑर्फन प्रोसेसेस कौन से हैं? अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है, ऑर्फन प्रोसेसेस वो हैं जो कि रन हो रहे थे लेकिन इनका पेरेंट बंद हो गया, किसी वजह से इनका पेरेंट बंद हो गया और इनका कोई अभी पेरेंट नहीं है, तो इन प्रोसेसेस को ऑर्फन प्रोसेसेस कहते हैं। ऑर्फन इंग्लिश में कहते हैं यतीम को। ठीक है ना, यतीम प्रोसेसेस हैं। तो ये वो प्रोसेसेस हैं जो कि काम कर रहे थे लेकिन इनका पेरेंट बंद हो गया। तो इस केस में यूनिक्स क्या करता है, इनका जो पेरेंट है वो इनिट बन जाता है और फिर बारी बारी इनको ये बंद कर देता है, तो इनको ऑर्फन प्रोसेसेस कहते हैं। ठीक है, अच्छा, द प्रोसेस टर्मिनेट स्टेटस ऑफ एग्जीक्यूशन टाइम एंड रिटर्न टू पेरेंट इफ़ द पेरेंट इज़ वेटिंग फॉर द चाइल्ड टू टर्मिनेट। अच्छा, कहाँ पे थे? मेरे ख्याल में हम यहाँ पे थे। ठीक है, अच्छा, ऑर्फन प्रोसेसेस आर जनरली इनहेरिटेड बाय इनिट। इनिट जो है उनको इनहेरिट कर देता है, उनको अडॉप्ट कर देता है, विच देन प्रोसीड्स टू किल देम, और वो आहिस्ता आहिस्ता इनिट जो है वो उनको बंद कर देता है। द यूनिक्स नो हब कमांड अलाउज अ चिल्ड्रन टू कंटिन्यू एग्जीक्यूशन आफ्टर हिज पेरेंट्स एग्जिटेड। आपको जो लिनक्स है उसमें एक कमांड है जिसको नो हब कहते हैं। ये आपको वो बताता है कि आपके पास कितने ऑर्फन प्रोसेसेस हैं या आप ऑर्फन प्रोसेसेस को रन करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे। तो ये इसमें नो हब की एक कमांड है जो कि अलाउ करती है कि आप बग़ैर पेरेंट के भी चाइल्ड्स को एग्जीक्यूट करें। ठीक है, व्हेन अ प्रोसेस टर्मिनेट्स, जब एक प्रोसेस बंद हो जाता है। अच्छा, ये ना भूलें कि हम क्या कर रहे थे। हम क्या कर रहे हैं कि प्रोसेसेस जितने भी हैं उनको जो वो टर्मिनेट, एक तो अपनी मर्ज़ी से टर्मिनेट हो सकते हैं और एक ऐसा है कि उनको किसी दूसरी वजह से भी टर्मिनेट किया जा सकता है। नंबर 1, इन अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज। नंबर 2, यूजिंग अ किल कमांड विदाउट एनी
प्रॉब्लम हम इंटरप्ट इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। तीसरा कि जो पेरेंट था उसने अपने चिल्ड्रन को मार दिया क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं थी। तीसरा कि इसका जो पेरेंट है वो बंद हो जाए और उसके जो चिल्ड्रन हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता बंद हो जाए। अगर वो बंद नहीं हो सकते तो वो ऑर्फन्स हैं उनको फिर इनिट इनहेरिट करके बंद कर देता है, और नो हब कमांड के थ्रू हम इनको चेक कर सकते हैं या इनको अलाउ कर सकते हैं रन होने के लिए। अच्छा, व्हेन अ प्रोसेस टर्मिनेट्स, जब एक प्रोसेस बंद हो जाता है, ऑल ऑफ इट्स सिस्टम रिसोर्सेज आर फ्रीड अप, इसने जितने सिस्टम रिसोर्सेज लिए होते हैं वो इससे वापस ले लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल उसने जितने फाइल्स खोले हैं उनको बंद कर दिया जाता है, उसने जितनी मेमोरी ली है वो फ्लश कर दी जाती है। द प्रोसेस टर्मिनेट्स द स्टेटस एंड एग्जीक्यूशन टाइम एंड रिटर्न टू द पेरेंट इफ़ द पेरेंट इज़ वेटिंग फॉर द चिल्ड्रन टू टर्मिनेट। जो प्रोसेसेस हैं उसके स्टेटस को चेक किया जाता है कि उनमें कितने यानी अगर एक चिल्ड्रन फ़र्ज़ कर लें इसने 5 सेकंड लिए हैं, इसने 6 सेकंड लिए हैं, इसने 7 सेकंड लिए हैं, तो ये जब बंद होता है तो ये अपने साथ ये 5 सेकंड यहाँ ले आता है। जब ये बंद हो जाता है तो ये अपने साथ 6 सेकंड ले आता है। जब ये बंद हो जाता है तो ये अपने साथ 7 सेकंड ले आता है। और हम कहते हैं कि इस वाले प्रोसेस ने असल में इतना टाइम लिया है। अब इस वाले प्रोसेस ने एक भी टाइम नहीं लिया, इसके चिल्ड्रन ने लिया है, लेकिन ये इसके पीछे इसका वो जो खाता है वो इसके पीछे लिखा जाता है। यानी हम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उसको ऐसे समझता है कि असल में ये जो है ये प्रोसेस इसने इतना टाइम लिया है। समझ आ रही है? तो ये जो प्रोसेसेस जब भी बंद हो रहे होते हैं तो ये अपने साथ कुछ टाइम लाते हैं और वो पेरेंट के उसमें काउंट होता है। एंड इवेंचुअली रिटर्न टू इनिट इफ़ द प्रोसेस बिकम्स एन ऑर्फन। तो जब प्रोसेस ऑर्फन बन जाता है तो यानी एक एक प्रोसेस हम बंद करते रहते हैं, और ये ऑर्फन्स की बात हमने उधर ऊपर कर ली तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये इंतहाई ज़रूरी लाइन है कि प्रोसेसेस विच आर ट्राइंग टू टर्मिनेट बट विच कैन नॉट बिकॉज देयर पेरेंट इज़ नॉट वेटिंग फॉर देम आर टर्म्ड ज़ॉम्बीज़। इसका क्या मतलब है कि यानी ये एक पेरेंट है और इसके ये फ़र्ज़ कर लें 3 चिल्ड्रन हैं, ठीक है, और ये प्रोसेस जो है ये वेट कर रहा है। क्या कर रहा है? वेट। हमने थोड़ी देर पहले देखा भी, आपने अगर यहाँ ये डायग्राम अगर आपके जहन में हो तो देखिए हमने क्या पढ़ा था कि आपका पेरेंट है, उसने एक प्रोसेस क्रिएट किया, एक चाइल्ड प्रोसेस, वो चाइल्ड प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है तो आपका जो पेरेंट है वो वेट कर रहा है, ठीक है। और जब तक आपका ये एग्ज़िट ना हुआ हो तब तक आपका ये पेरेंट जो है वो वेट करता रहता है। व्हाट इफ़ ये पेरेंट जो है ये वेट ना करे? समझ आ रही है? ये पेरेंट जो है इसने अपना काम स्टार्ट कर दिया और ये अपना काम रिज्यूम कर रहा है, इसने कुछ चिल्ड्रन क्रिएट कर दिया और ये चला गया, एंड दिस प्रोसेस, ये जो पेरेंट प्रोसेस है, इट इज़ नो लॉन्गर वेटिंग फॉर दीज चिल्ड्रन प्रोसेसेस, इनके लिए ये वेट ही नहीं कर रहा। तो जब ये एग्ज़िट होंगे ये चिल्ड्रन तो ये किसके पास वापस जाएंगे? इनका तो कोई पेरेंट ही नहीं है, वो पेरेंट था वो चला गया। तो इस केस में फिर क्या होगा, जब आपका कोई प्रोसेस जो है वो वेट कर रहा है तो फिर वेटिंग के लिए तो फिर तो आसान है, ये प्रोसेस वापस आ जाएगा अपने पेरेंट के पास, ये वाला भी अपने पेरेंट के पास वापस आ जाएगा, ये वाला भी अपने पेरेंट के पास वापस आ जाएगा। लेकिन लेट्स सपोज ये कहीं दूसरी जगह चला गया और इसको अब इट नो लॉन्गर नोज़ के इसके कुछ चिल्ड्रन भी थे, ठीक है। तो इस केस में इन चिल्ड्रन को ज़ॉम्बीज़ कहते हैं, ठीक है। इन प्रोसेसेस को फिर ज़ॉम्बीज़ कहते हैं कि जो कि एग्ज़िट होना चाह रहे हैं, लेकिन एग्ज़िट होने के बाद वो जिस जगह जाएंगे तो वो जगह ही नहीं है, वो पेरेंट ही नहीं है, उसके लिए कोई वेट ही नहीं कर रहा। तो इस किस्म के प्रोसेसेस को फिर हम ज़ॉम्बी प्रोसेसेस कहते हैं, ठीक है। तो ये दो टर्म्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि ऑर्फन क्या है और ज़ॉम्बीज़ क्या है, ठीक है। अच्छा, दोबारा सुने अब। प्रोसेसेस विच आर ट्राइंग टू टर्मिनेट, ऐसे प्रोसेसेस जो कि टर्मिनेट होना चाह रहे हैं बट विच कैन नॉट, जो कि बंद नहीं हो सकते, बिकॉज देयर पेरेंट इज़ नो लॉन्गर इज़ नॉट वेटिंग फॉर देम आर टर्म्ड ज़ॉम्बीज़। इसका कोई पेरेंट वेट ही नहीं कर रहा इनके लिए तो इनको फिर हम ज़ॉम्बीज़ कहते हैं। दे आर इवेंचुअली इनहेरिटेड बाय इनिट। इनिट जिस तरह से ऑर्फन्स का ख्याल आपका इनिट रखता है, इस तरह से ज़ॉम्बीज़ का ख्याल भी आपका इनिट रखता है। इनिट क्या करता है, वो इन ज़ॉम्बीज़ को अडॉप्ट कर देता है एंड किल देम ऑफ, और आहिस्ता आहिस्ता इनको बंद कर देता है, ठीक है। मॉडर्न यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, मॉडर्न लिनक्स जो है, उसमें इतने ज़्यादा ऑर्फन्स भी नहीं हैं और इतने ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ भी नहीं है, लेकिन है तो पिछले सिस्टम्स में ज़्यादा थे, अभी इसमें ज़्यादा नहीं है। हम एक कमांड बार बार यूज़ कर रहे हैं, टॉप। तो टॉप में सारे बताते हैं कि कितने प्रोसेसेस रन हो रहे हैं। तो इसको अगर आप ज़रा और से देखें तो आपको इसमें बताता है कि कितने ज़ॉम्बी प्रोसेसेस फ़िलहाल आपके सिस्टम में रन हो रहे हैं।
तो ज़ॉम्बी प्रोसेसेस आर एक्चुअली पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको ये जगह जगह नज़र आएंगे। इसमें आपको रनिंग प्रोसेसेस और स्लीपिंग प्रोसेसेस भी नज़र आएंगे, और इसमें इसको हम देखेंगे इन बाकी चीज़ों को भी आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन सिर्फ इतना समझेंगे, एक ज़ॉम्बी प्रोसेसेस आपको आप देख सकते हैं कि आपके सिस्टम में अभी कितने ऐसे प्रोसेसेस हैं जो कि बंद होना चाह रहे हैं, लेकिन उनका पेरेंट उनके लिए वेट नहीं कर रहा, तो इस वजह से वो बंद नहीं हो रहे। तो आपको एटलीस्ट पता हो कि ज़ॉम्बी प्रोसेसेस क्या हैं। तो आज के जो लेक्चर है उसमें हमने सिर्फ 2 चीज़ें पढ़ी। एक ये कि प्रोसेस बनता कैसे है, प्रोसेस किस तरह से क्रिएट होता है, और लिनक्स की ट्री पढ़ी कि लिनक्स में किस तरह से आपके लिए प्रोसेसेस ऑर्गेनाइज होते हैं। इनके 2 ऑपरेशंस फ़िलहाल हमने पढ़े। एक ऑपरेशन क्रिएशन है और दूसरा ऑपरेशन टर्मिनेशन है कि प्रोसेस को किस तरह से टर्मिनेट किया जाता है। ठीक है, तो इन दोनों में जो भी कॉम्प्लिकेशंस थी, डिटेल्स थी, वो हमने स्लाइड्स से नहीं पढ़ी, क्योंकि स्लाइड्स में बहुत ज़्यादा शॉर्ट लिखा हुआ है और मेरा नहीं ख्याल कि आपको इन एक एक लाइन के समझ पढ़ने से आपको ये समझ आएगी। तो ट्राई टू रीड दिस वेरी केयरफुली, ये जो आज हमने पढ़ा, और इसको बार बार पढ़ें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।